रोने वाले मेरे पास आते तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। इंदुमती काटदरे नाम एक ऐसी ज्योत का है जिसकी लौ में शिक्षा के माध्यम से एक सकारात्मक रूप में बदलते हुए समाज की कल्पना की जा सकती है। महाराष्ट्र में जन्मी इंदुमती एक शिक्षाविद और विदुषी महिला है। अंग्रेजी और संस्कृत में परास्नातक की उपाधि लेकर 1971 से 1986 तक गुजरात के विसनगर आर्ट्स कॉलेज में अंग्रेजी की अध्यापिका रही। वो देश में शिक्षा पद्धति को भारतीय बनाने में लगी है। शिक्षक के तौर पर उन्होंने ये महसूस किया कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को बदलकर अब इसे भारतीय रूप देने की जरूरत है। इसी के लिए वो 1982 में विद्या भारती से जुड़ी। 1987 में सरकारी नौकरी छोड़कर विद्या भारती की पूर्णकालीन प्राचार्य बनी। 1995 तक गुजरात में प्रांत मंत्री का कार्यभार संभाला और 1992 से 2004 तक अखिल भारतीय शिशु वाटिका प्रमुख का दायित्व भी निभाया। शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन आमूल करना ये उनके जीवन का ही लक्ष्य है। इसलिए वो विद्या भारती में भी काम करती थी कि भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा से ही भारत का सुधार होगा। इस हेतु से ही पूरा जीवन उसने शिक्षा में लगा दिया है। शिक्षा के संदर्भ में, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में चिंतन करना, मनन करना, लिखना, वक्तव्य करना, ये उनका दैनंदिन दिनचर्या है। उसके सिवा और उनके जीवन में शिक्षा छोड़कर कुछ नहीं है। मैंने देखा उनको सुबह 5 बजे वो लेखन को शुरुआत करती थी तो शाम को 5 बजे उनकी लेखनी रुक जाती थी। पूरा 12 घंटे वो दिन भर का लेखन करती थी और वो लेखन का आश्चर्य कि आँख से दिखता कम था, परंतु जो दिमाग में है वो कागज पर उतारने के लिए आंखें नहीं लगती, मन लगता है। ऐसे उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे हैं। उनके काम का केंद्र भले ही अहमदाबाद है, लेकिन कार्य क्षेत्र पूरा देश है। वो देश भर में यात्रा करती हैं और शिक्षा पद्धति के भारतीयकरण के लिए लोगों को जोड़ती हैं। वो अपना कोई पर्सनल काम नहीं करती, वो सिर्फ राष्ट्र निर्माण के काम में लगी रहती हैं। वो मानती हैं कि समय बेहद कम है, उसे फालतू काम में बर्बाद नहीं करे। इंदुमती काटदरे को अब तक लगभग 20 से अधिक सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन सादगी का आलम यह है कि किसी भी पुरस्कार की फोटो को कहीं भी सजावट में तस्वीर के रूप में नहीं रखा। पुनरुत्थान विद्यापीठ में जो अभी उन्होंने काम लिया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो मुझे लगता है बहुत क्रांतिकारी है। खास करके दीदी की जो शिक्षा के क्षेत्र में सोच है, वह आज के समय में मेरा जहाँ तक अनुभव है मैंने कहीं पर नहीं देखा। शिक्षा हर कोई भारतीय करना चाहता है, गुरुकुल शिक्षा की बात करता है, पर जो ठोस बात जिसमें कुछ वजूद हो, कुछ दम हो, जो वास्तव में आप क्रियान्वित कर सकते हो, जो ऐसी हो जो आज के समय में जो हम शब्द उपयोग करते हैं युगानुकूल, इस विषय के क्षेत्र में जो दीदी का जो नज़र है, जो उनकी दृष्टि है, वह मुझे लगता है आज के समय में और कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। ओजस्वी वाणी के साथ उनका मौलिक चिंतन देश के मूर्धन्य वर्ग को आकर्षित करता है। हर कोई उनकी बात को सुनना चाहता है। विद्या भारती में रहते हुए उन्होंने शिशु वाटिका की शुरुआत की।
ताकि शिशु काल से ही किसी के जीवन में भारतीय शिक्षा पद्धति को जोड़ा जाए। धीरे धीरे पूरे देश में शिशु वाटिकाओं की स्थापना की। गुजरात में 7 से 8 पूर्णकालिक महिला कार्यकर्ताओं की एक ऐसी टोली है जो इन शिशु वाटिका के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नमस्कार। भारत की 12 महान महिलाओं की खोज इस बार मुझे लेकर आई है कन्याकुमारी में। यहाँ मैं आपको रूबरू कराऊंगी सुश्री इंदुमती काटदरे जी से। इंदुमती काटदरे जी एक शिक्षाविद हैं और उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के पुनरुत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगाया है। कैसी रही उनकी ये यात्रा, जानेंगे उन्हीं से। आइए मिलते हैं सुश्री इंदुमती काटदरे जी से। इंदुमती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने अपने जीवन के 37 वर्ष भारतीय शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए लगाए हैं। कैसी रही ये यात्रा? मैं शिक्षक हूँ, कर्म से भी शिक्षक हूँ, स्वभाव से भी शिक्षक हूँ। मैंने मेरा शिक्षक का जीवन 1971 से शुरू किया और पहले 15 वर्ष मैं एक महाविद्यालय में अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका रही। उसके बाद मुझे लगा, मैंने सुना एक कार्यक्रम में कि भारत में अभी जो शिक्षा पद्धति है वह भारत की संस्कृति या भारत के जीवन दर्शन के अनुकूल तो नहीं है, परंतु हम शिक्षक हैं तो हमने भारतीय शिक्षा के प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना चाहिए। और कैसी होती है ये भारतीय शिक्षा, ये भी उसमें मैंने सुना। तो उसी समय मुझे ये लगा कि हम शिक्षक हैं तो हमें यही काम करना चाहिए। इसलिए मैंने वो अध्यापकी छोड़कर शैक्षिक संगठन का विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के कार्य का प्रारंभ किया और फिर तब से लेकर 2007 तक मैं वही काम करती रही, विभिन्न दायित्व भी संभालती रही। और उसके बाद 2004 में जब मैं विद्या भारती में ही कार्यरत थी, पुनरुत्थान विद्यापीठ की स्थापना की और तब से लेकर आज तक पुनरुत्थान विद्यापीठ में कार्यरत हूँ। ये पुनरुत्थान विद्यापीठ जो है ये किस प्रकार कार्य करता है? ये पुनरुत्थान विद्यापीठ अपने ही प्रकार का एक विद्यापीठ है। विद्यापीठ कहते ही हमारी कल्पना में उच्च शिक्षा की संस्था आती है, माने इट्स फॉर हायर एजुकेशन ऐसा आता है। लेकिन पुनरुत्थान विद्यापीठ केवल उच्च शिक्षा की संस्था नहीं है, वह आजीवन शिक्षा का विषय लेकर कार्य करती है। जैसे आप बिलोंग करती हैं अहमदाबाद को, लेकिन पिछले 1 वर्ष से मैं कोशिश कर रही हूँ आपसे मुलाकात करने की, पर ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि आप प्रवास में रहती हैं और भेंट आपसे हो रही है कन्याकुमारी में। तो ये जो यात्राएं हैं इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, मैं तो शुरू से ही मैंने अभी बताया कि मैं विद्या भारती में काम कर रही थी, अब पुनरुत्थान विद्यापीठ में काम कर रही हूँ। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ का लक्ष्य यह है कि यह प्रयोग जो है भारतीय शिक्षा का वह एक स्थान पर सीमित नहीं रहना चाहिए, वह पूरे देश के लिए है। पूरे देश के लोगों को साथ में जोड़कर किया जाने वाला प्रयोग है। तो पूरे देश की सहभागिता अगर इसमें चाहिए तो हमें प्रवास करना ही पड़ेगा, मैंने पूरे देश भर में लोगों के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक कार्य का सूत्र है, देश भर के विद्वत जनों का ध्रुवीकरण राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे पर करना। तो देश भर में जो भी लोग भारतीय शिक्षा के बारे में चिंतन करते हैं, कार्य कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलना, उनको इस कार्य में जोड़ना, इसी को हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे पर पूरे देश भर के विद्वत जनों का ध्रुवीकरण करना। इनसे मिलने के लिए, इनको पुनरुत्थान विद्यापीठ का कार्य समझाने के लिए और उनको अपने कार्य में जोड़ने के लिए मैं और मेरे जैसे दूसरे कार्यकर्ता भी देश भर में यात्रा करते हैं और मेरी यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहती है। इसलिए हमारे मिलने में भी इतना अंतर हो गया और फिर कन्याकुमारी में ही मिलना ऐसा तय हमको करना पड़ा। तो
आप जो बात कह रही हैं कि आप जिस शिक्षा पद्धति की बात कर रही हैं उसमें वित्त इन्वॉल्व नहीं है, मतलब पैसे की बात नहीं हो रही है, लेकिन आज के समय में शिक्षा बिना पैसे के तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो फिर क्या कैसे काम चलता है? वित्त की आवश्यकता तो किसी भी काम के लिए होती ही है, तो हमारा सारा कार्य समाज के द्वारा जो सहायता, जो दान, जो भिक्षा मिलती है उसी से चलता है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि समाज पर आधारित होकर पुनरुत्थान विद्यापीठ का कार्य चलता है, क्योंकि शिक्षा का काम वैसे चलना चाहिए। हम शुल्क नहीं लेते, समाज से माने पढ़ने वाले को कभी पैसा नहीं देना पड़ना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी को पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम पढ़ने वाले से पैसा नहीं लेते, परंतु खर्चा चलाने के लिए समाज के जो दानी लोग हैं ऐसे लोगों से हम पैसा लेते हैं। और आज तक का हमारा और हमारे जैसे और कार्य करने वालों का भी अनुभव ये रहा है कि कोई भी अच्छा काम, समाज के भलाई के लिए किया जाने वाला काम बिना पैसे के कभी रुकता नहीं है। हमारा भी यही अनुभव है, ऐसे बात चलता है। गुजरात में ये केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं आपके? एक सूरत में है, दक्षिण गुजरात में, एक गांधीधाम में है, एक जामनगर में है, एक अहमदाबाद में है, ऐसे विभिन्न स्थानों पर ये हैं। तो आपने अभी कुटुंब शिक्षा के बारे में बताया, तो इस तरह से कितने लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं और इसके प्रभाव क्या देखती हैं आप समाज पर? कुटुंब शिक्षा में अभी जो मैंने अब तक जो मैंने बताया, तो हमारा लक्ष्य मैंने बताया ना कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए और बिना कष्ट के प्रसूति होनी चाहिए। तो समझो 8-9 वर्षों से ये प्रयोग गुजरात के 5 विद्यालयों में चल रहे हैं। हमने विद्यालय के साथ इसको जोड़ा है और शिशु शिक्षा के साथ में ही जोड़ा है इसको। तो आज तक समझो 600 के अबाउट बच्चों का जन्म हुआ होगा। और मुझे कहने में बहुत ही खुशी हो रही है कि 95% से अधिक नॉर्मल डिलीवरीज हैं। वो कोई किसी को टेक्निकल कारण से सिजेरियन होनी पड़ी होगी, परंतु अधिकांश ये सारे अबव 95% नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं। और अबव 90% 6 वर्ष की आयु तक किसी बच्चे को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा है। आप पब्लिकेशंस के बारे में कुछ बता रही थी। जी हाँ, तो मैंने कहा ना कि अध्ययन करना, मैंने अपने शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना, फिर अप्लाइड रिसर्च पर जाना। तो स्वाभाविक है कि अप्लाइड रिसर्च के बाद साहित्य निर्माण होगा। तो हमने अब तक कुटुंब शिक्षा के ऊपर 5 ग्रंथ बनाए हैं। ये ग्रंथ माने A4 साइज के 400 पृष्ठों का एक, ऐसे 5 ग्रंथ हैं। और भारतीय शिक्षा इस विषय को लेकर और 5 ग्रंथ बनाए हैं। और अभी छात्रों के लिए माने कक्षा 1 से लेकर या 5 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के छात्रों के लिए 100 पुस्तिकाएं बनाई हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प आपको बता रही हूँ कि आज से आने वाले 2 वर्षों में हम विभिन्न विषयों को लेकर माने भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को लेकर 1000 ग्रंथ निर्माण करने जा रहे हैं। अब ये प्रथम दृष्टि से तो असंभव लगने वाला प्रकल्प है, 1000 ग्रंथ कैसे होंगे 2 वर्ष में। लेकिन मैंने जो कहा कि अब तक हमने जिन विद्वानों को इस काम के साथ जोड़ा है, उन्हीं को लेकर हम ये 1000 ग्रंथों का साहसी प्रकल्प करने जा रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है युवा शिविर। तो 17 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए ये युवा शिविर हैं। वो विभिन्न स्थानों पर चलते हैं। विद्यापीठ के 20 केंद्र हैं। वे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे स्थानों में हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो एक तो ऐसे केंद्रों में जो भी विद्यापीठ के कार्यक्रम हैं वो सब चलते हैं। तीसरा है अध्ययन योजना।
हमने अभी भारतीय शिक्षा के विषय को लेकर 5 ग्रंथ जो तैयार किए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, तभी तो शिक्षा क्षेत्र की सेवा करने वाले अच्छे कार्यकर्ता तैयार होंगे। इस दृष्टि से अध्ययन योजना पूरे देश भर के लिए चलती है। और आज देश में जिन सिद्धांतों को लेकर विद्यापीठ चल रहा है उस हिसाब से तो विद्यालय चलते नहीं हैं, नहीं चल पाएंगे। तो फिर कब चलेंगे? इसके लिए हमने 60 वर्षों की योजना बनाई है। 60 वर्ष माने 3 पीढ़ियां होती हैं, तो ये 3 पीढ़ियों की योजना है। ये 60 वर्षों की योजना 12-12 वर्षों के 5 तपों में विभाजित है। तप इसलिए कि भारत में 12 वर्ष का काल एक तप कहा जाता है, तो इसे 5 तपों की ये योजना है। पहला तप है नैमिषारण्य, जिसमें मैंने अभी कहा अध्ययन, अनुसंधान, साहित्य निर्माण, पाठ्यक्रमों का निर्माण, ये सब प्रमुख हैं। दूसरा तप जो है, जो अभी शुरू है, वो समाज प्रबोधन का, उसको नाम दिया लोक मत परिष्कार। तो संपूर्ण समाज में ये जागृति निर्माण होनी चाहिए कि आज की शिक्षा में परिवर्तन करने लायक बहुत सारी बातें हैं और उस परिवर्तन में हमें भी सहभागी होना चाहिए। ये दूसरों का काम नहीं है, ये शिक्षा पहले तो अपने बच्चों के लिए है। तो हम लोग ही अगर जागृत नहीं होंगे, हम लोग भी इस विषय को नहीं समझेंगे और क्या करना चाहिए ये नहीं सीखेंगे, तो दूसरों के भरोसे तो ये काम नहीं हो सकता। शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि ये काम केवल सरकार का या कॉरपोरेट सेक्टर का नहीं है। आज तो कॉरपोरेट सेक्टर ने इसको मार्केट बना दिया है और शासन ने इसको प्रशासन का ही एक हिस्सा बना दिया है। तो ये काम माता पिता का और शिक्षकों का है। ऐसे ये समाज जागृति का ये दूसरा तप है। तीसरा है परिवार अच्छे बनाना, कुटुंब अच्छे होने चाहिए ताकि उसमें जो नई पीढ़ी की शिक्षा का कार्यक्रम है वो अच्छी तरह से चल सके। चौथा है शिक्षकों का निर्माण। हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जो अपने बलबूते पर भारतीय शिक्षा देने की जिम्मेदारी उठाए और विद्यालय चलाए। तो चौथा तप ये है। और 5वां, ऐसे आचार्य, ऐसे शिक्षक विद्यालय चलाएंगे। तो ये कम से कम पुनरुत्थान विद्यापीठ का पहला विद्यालय 48 वर्षों के बाद होगा और वो जो 12 वर्ष का काल है उसमें वो देश भर में प्रस्तुत होगा। उस समय अभी जो विद्यालय चल रहे हैं वे भी इस प्रकार के विद्यालयों में अपने आप को रूपांतरित कर लेंगे। वो चल रहा है, वो बंद करना हमारा लक्ष्य नहीं है। चल रहा है, उसको भारतीय पद्धति में रूपांतरित करना ये हमारा लक्ष्य है। और हम अनुमान से कहते हैं, हमारी योजना भी ऐसी बना रहे हैं कि 50 वर्षों के बाद यह परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो हम और आप कदाचित, आप तो होंगे उस समय, लेकिन हमारे जैसे कदाचित नहीं होंगे। तो तीसरी पीढ़ी के लोग इसमें सक्रियता से कार्यरत भी होंगे और इसका फल भी प्राप्त करते होंगे। तो वो जो विद्यालय होगा उसका स्वरूप क्या होगा? उसके 2 प्रमुख बातें हैं। पहला मुद्दा है, हमारा घर है वो कौन चलाता है? बाहर से तो कोई आकर नहीं चलाता। घर में जितने लोग होते हैं उतने मिलकर घर चलाते हैं। वही सिद्धांत विद्यालय को लागू है। तो विद्यालय में कौन होता है? शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर पूरा विद्यालय चलाएंगे, ये पहला नियम है, उसका ये स्वरूप होगा। दूसरा मैंने कहा ये परिवार के नाते रहेंगे। परिवार के नाते माने क्या? तो एक विद्यार्थी अपने शिक्षक का मानस पुत्र होता है। तो ऐसे परिवार के नाते वो शिक्षा का काम करेंगे और इसलिए वह पैसा लेकर पढ़ना और पैसा लेकर पढ़ाना इस आधार पर नहीं चलेंगे। विनोबा भावे कहते हैं आचार्य छात्र परायण होना चाहिए, माने शिक्षक को विद्यार्थी को केंद्र में रखकर शिक्षा की योजना करनी चाहिए। विद्यार्थी की भलाई
की कामना करनी चाहिए। वह विद्वान बने, अपने से भी सवाया बने, ऐसी कामना करनी चाहिए, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। छात्र आचार्य परायण होना चाहिए, माने विद्यार्थी ने अपने शिक्षक को गुरु मानना चाहिए, पिता मानना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद विद्यालय की और शिक्षक की सेवा करनी चाहिए कि विद्यालय चलेगा कैसे। बिल्कुल, वित्त कहाँ से? हाँ, वित्त कहाँ से आएगा? तो जो विवाह करके गृहस्थाश्रम में अर्थार्जन करता है, ऐसे छात्रों ने मिलकर तो विद्यालय चलाना चाहिए, उसको पोषण करना चाहिए। तो ये दूसरी बात है। फिर आचार्य और छात्र दोनों मिलकर ज्ञान परायण होने चाहिए, दोनों ने ज्ञान की सेवा करनी चाहिए। ज्ञान का अपमान नहीं होने देना चाहिए, ज्ञान की श्रेष्ठता कम नहीं होने देनी चाहिए, ज्ञानवान का आदर कम नहीं होने देना चाहिए, उसका आदर कैसे बढ़ेगा ये देखना चाहिए। इसको तो कहेंगे कि दोनों मिलकर ज्ञान परायण है। और ज्ञान सेवा परायण होना चाहिए। ज्ञान केवल पैसा कमाने के लिए, मेरी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये समाज, ये राष्ट्र, ये पूरा विश्व सुख समृद्धि शांति का अनुभव करे, सब प्राप्त हो, इस समृद्धि प्राप्त हो, इसलिए ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। ऐसे ज्ञान सेवा परायण होना चाहिए। तो हम जिन विद्यालयों की कल्पना करते हैं वो ऐसे विद्यालय होंगे। आचार्य और छात्र दो मिलकर चलाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ परिवार के नाते रहेंगे, दोनों मिलकर ज्ञान की उपासना करेंगे और ज्ञान को विश्व कल्याण के लिए उपयोग में लाएंगे। ये विद्यालय का स्वरूप होगा। इंदुमती जी, आपने अपने प्रवास के दौरान मेरे लिए समय निकाला और मुझे पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यों से अवगत कराया। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं इंदिरा गांधी कला केंद्र की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।